हाँ, चलते हैं भैया जी, चालू हो जाते हैं। यहाँ पर वृद्धि धातु का प्रयोग चल रहा है और वृद्धि धातु के अंतर्गत अब हम अंतिम पड़ाव पर है जिनमें विशेष काम होता है। कल हमने अक्षर से उहीन्याम माने अक्ष शब्द के सामने उहीनी शब्द के होने पर अक्ष के आकार को औ आदेश करके वृद्धि की थी। आज उसी के अंतर्गत कुछ नई चीजें हमारे बीच में आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर प्राधन ऊढ़ा, इसको हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे, और प्राधन ऊढ़ी, इन दोनों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। प्राधन ऊढ़ा और प्राधन ऊढ़ी, ये दोनों प्रयोगों को अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्राधन ऊढ़ा और प्राधन ऊढ़ी, अब दोनों को अपनी अपनी कॉपी पर आपने लिखा। प्रा में आकार है, उसको बाहर निकालेंगे, प्रा आ ऊढ़ा। फिर प्रौढ़ी में भी ऐसे करेंगे, प्रा धन आ धन ऊढ़ी। अब यहाँ पर नियमानुसार अवर्ण है, पूर्व में प्रा में रहने वाला आकार माने अवर्ण है और उसके सामने ऊ माने ऊढ़ा है, तो यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र की प्राप्ति है। यहाँ पर गुण होना है। प्रा में रहने वाला आकार अवर्ण है और दोनों जगह प्रा में रहने वाला आकार है, यानी कि अवर्ण के अंतर्गत आता है। सामने ऊढ़ा और ऊढ़ी है, ये उवर्ण है दोनों, तो दोनों उवर्ण होने पर यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र की प्राप्ति थी। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है प्रस्यो ढ्यो ढ्योश्च। प्रस्यो ढो ढ्योश्च, प्रस्यो ढो ढ्योश्च, अर्थात प्रा उपसर्ग पूर्वक हो और ऊढ़ा और ऊढ़ी, ये दोनों शब्द हो व्यक्तिवाची। प्रस्यो ढो ढ्योश्च, यह वार्तिक है और यह वार्तिक कह रही है प्रा उपसर्ग हो, माने प्रा पूर्व में हो और ऊढ़ और ऊढ़ी उसके सामने हो, तो प्रा का जो आ है उसको औ आदेश हो जाता है और ऊढ़ और ऊढ़ी के ऊ का लोप हो जाता है। प्राक में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर औ होता है और ऊढ़ और ऊढ़ी के ऊ का लोप हो जाता है। अब ऊढ़ और ऊढ़ी के ऊ का लोप होने पर शब्द बनेगा प्रौढ़ा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, और दूसरा प्रयोग बनेगा प्रौढ़ी ही, अर्थात प्रा में रहने वाला जो आ उपसर्ग था उसको औ आदेश हो जाएगा और ऊढ़ के ऊ का लोप और ऊढ़ी के ऊ का लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा प्रौढ़ा और प्रौढ़ी ही। अब इसी प्रकार से अगली चर्चा हमारे बीच में आती है प्राधन एषः और प्राधन एष्यः। ये दोनों प्रयोगों को आप और लिख लीजिए, प्राधन एषः और प्राधन एष्यः। ये दोनों प्रयोगों को आपने लिखा है। ये दोनों प्रयोगों के बारे में पहले आपको जानकारी दे दूं कि जो एषः जो बना और ये धातु संबंधी होने पर प्राधन एषः धातु संबंधी है और प्राधन एष्यः ये भी धातु संबंधी है, तो धातु संबंधी होने पर धातु के आदि में ए है। अब पुरानी कहानियों को याद कर लीजिए, प्राधन एषः प्राधन एष्यः, अर्थात प्रा उपसर्ग में आकार है और एषः ये धातु संबंधी है और एष्या भी धातु संबंधी है।
तो धातु संबंधी धातु के आदि में ए और ओ के होने पर क्या होता है, वो कहानी पुनः प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर प्राधन ऐसा और प्राधन ऐस्या, ये दोनों वाक्यों को आपने अपनी कॉपी पर उतारा। तो प्रा में रहने वाला जो आ है उसको निकाल कर बाहर रख लीजिए। प्राधन आधन ऐसा, प्राधन आधन ऐस्या, ऐसे दोनों वाक्यों को बाहर रखने पर सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एकारे ऐ ऐकारे च। भैया जी आवाज गई, आवाज गई भैया जी आवाज कम है। सूत्र की प्राप्ति है, परंतु वार्तिक आती है चकाराधिकारा दुपसर्गा वर्ण लोपो धातु रे दो, क्योंकि धातु आवाज गई भैया जी। तो धातु संबंधी एव होने पर आकार का लोप हो जाता है। तो प्रा में रहने वाला जो आकार है अर्थात जो अवर्ण के अंतर्गत आता है उसके लोप की प्राप्ति हुई, और उसके लोप की भैया जी आवाज नहीं आ रही है। हमारे बीच में वार्तिक आती है। अरुण भैया आवाज नहीं आ रही। तो भैया जी सुने तो सही। फोन लगा के बोल दो ना। तो मोबाइल की गड़बड़ है। और इस प्राउपसर्ग किसी का बीच में फोन आ गया होगा इसलिए मैं इसको आ गई। इन दोनों के होने पर प्रा में रहने वाला जो आकार या अवर्ण है उसके स्थान पर आई आदेश होता है, और एस और ऐस के ए का यहाँ पर प्राधन ऐसा प्राधन ऐस्या, यहाँ पर एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु चकाराधिकारा दुपसर्गा वर्ण लोपो धातु रेद तो सूत्र से आकार के लोप की प्राप्ति थी। प्रा में रहने वाला जो आकार था उसके लोप की प्राप्ति हुई, परंतु वार्तिक आती है ए से स्यो रेत्वम, अर्थात प्रा उपसर्ग के सामने एस अथवा ऐस के होने पर ए से स्यो रेत्वम, प्रा उपसर्ग के बाद में एस अथवा ऐस के होने पर आ के स्थान पर ऐ आदेश होता है और सामने रहने वाला ए का लोप हो जाता है। जब उसका लोप होगा तो बनेगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत से प्रेषा, प्रेषा और प्रेष्या, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ए से स्यो रेत्वम, ये प्रा उपसर्ग के सामने जो ऐसा है और ऐस्या है ये धातु संबंधी दोनों हैं। तो धातु संबंधी दोनों होने पर एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र की प्राप्ति थी। चकाराधिकारा दुपसर्गा वर्ण लोपो धातु रेदुतौ सूत्र से उसकी आकार के लोप की प्राप्ति हुई, परंतु ए से स्यो रेत्वम, ये वार्तिक कहती है कि प्रा में रहने वाला जो आ है उसको ऐ हो जाता है और ऐसा और ऐस के ए का लोप हो जाता है। तो स्थिति बनती है प्राधन ऐ धन सा, प्राधन ऐ धन स्या, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत से सबको जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा प्रेषा और प्रेष्या। इस प्रकार यहाँ तक वृद्धि संधि संबंधी जो भी चीजें थी, माने सामान्य नियम और विशेष नियम जो भी थे वे सभी आपके बीच में रख दिए गए हैं। अब हमारी 3 संधियां हो चुकी है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब हमारे बीच में जो संधि प्रारंभ होने जा रही है उस संधि का नाम है अंतस्थ संधि। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब होता है यण संधि। अब यण संधि के आने के पहले
जो 44 नंबर के पहले 43 नंबर का सूत्र अभी जो चल रहा था, वहां से हमको कच्ची स्थिति को पकड़ना है। तो यहां पर लिखा हुआ है दधी धन अत्र, दधी धन अत्र और नदी धन ऐसा। इन दोनों प्रयोगों को आप यहां से उठाइएगा और अपनी अपनी कॉपी पर लिखिएगा और ऊपर शीर्षक डाल दीजिएगा। अब संधि प्रारंभ हो रही है, अंतस्थ संधि। अंतस्थ संधि का मतलब होता है कि ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, रा के स्थान, ई के री के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला, ये आदेश होना, ये कहलाती है अंतस्थ। यानी कि या वा रा ला का होना अंतस्थ संधि कहलाती है, जिसको लोक व्यवहार में यण संधि कहते हैं, यण संधि। अब यण संधि का मतलब होता है या होना, वा होना, रा होना, ला होना। वहां 4 वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, हमारे यहाँ अंतस्थ कहते हैं, उनको यण कहते हैं। तो हमने लिखा था दधी धन अत्र और नदी धन ऐसा। दोनों को लिखने के बाद दोनों का अनतिक्रम करेंगे। दधी में रहने वाला जो ई था उसको बाहर निकालेंगे। देखिए दधी धन अत्र, नदी धन ऐसा, ये आपके बीच में शब्द है, प्रयोग है। इन दोनों को आप निकाल कर बाहर करेंगे। दधी धन अत्र, नदी धन ऐसा। आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे दध धन ई धन अत्र, अनतिक्रमण करेंगे। दध धन ई धन अत्र, नद धन ई धन ऐसा। दध धन ई धन अत्र, नद धन ई धन ऐसा। अब यहाँ पर पूर्व पद में ध्यान से देखिए, पूर्व पद में अब अवर्ण नहीं है। अब अवर्ण का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब पूर्व पद में आ गया है एवर्ण। एवर्ण माने दूसरा वर्ण आ गया है ई और ई, और उसके सामने जो वर्ण है वो अवर्ण नहीं है। माने एवर्ण के सामने एवर्ण नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं असवर्ण। ई के सामने ई होगी तो सवर्ण कहलाएगा, ऊ के सामने ऊ होगा तो सवर्ण कहलाएगा। पर ई के सामने ई और ई को छोड़कर कोई भी वर्ण होगा तो उसे असवर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर सामने जो वर्ण है वह असवर्ण है। असवर्ण माने ई के सामने ई नहीं है। तो एक जगह माने आ है और एक जगह ऐसा माने ए है। तो ई के सामने ई नहीं है। अब हम काम करना चालू कर रहे हैं। दध धन ई धन अत्र, नद धन ई धन ऐसा। तो यहाँ पर अब अगला सूत्र हमारा मेन आता है, एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य। सूत्र 44 नंबर का अब हमारे बीच में आता है। एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य। 44 नंबर का सूत्र हमारे सामने आता है। एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य। ये सूत्र का अर्थ समझने के पहले 24 नंबर का सूत्र को अपने सामने रखिएगा। 24 नंबर का सूत्र कहता था समाना समरणे दीर्घी भवति परस्य लोपम। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। सूत्र कहता था कि पूर्व पद को, पहले वाले पद को दीर्घ होता है और दूसरे वाले पद का लोप हो जाता है। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि पहले वाले पद को ही कार्य होता है, दूसरे वाले का लोप नहीं होता है। यानी कि वर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्य। एवर्णो या
म सवर्णे ना च परो लोप्य, अर्थात ए वर्ण माने ई और ई, उसके स्थान पर यम माने या होता है। असवर्णे, असवर्णे का मतलब है सवर्ण नहीं होना चाहिए, सवर्ण के सामने सवर्ण नहीं होना चाहिए। और ई के स्थान पर जब या आदेश हो जाएगा तो कहते हैं नाचा परो लोप्या, क्योंकि 24 नंबर के सूत्र में आ रहा था कि समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, समान संज्ञक सवर्ण के होने पर पूर्व को दीर्घ होता था और सामने वाले का लोप हो जाता था। परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि पहले वाले को, पहला जो पद है ई वर्ण, उस वर्ण के स्थान पर या हो जाएगा और सामने वाला जो पद है कौन सा पद होना चाहिए? असवर्ण। असवर्ण का मतलब है सवर्ण के सामने सवर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसा असवर्ण पद के होने पर ई के स्थान पर या होता है और नचा परो लोप्या, अर्थात सामने वाले पद का लोप नहीं होता। तो हमने ई के स्थान पर या किया, दद धन या धन अत्र, नद धन या धन ऐसा। अब इनको परस्पर में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से अगर जोड़ा जाएगा तो प्रयोग सिद्ध होता है दध्यत्र नद्येसा, दध्यत्र नद्येसा, यह प्रयोग सिद्ध होता है। एवर्णो या मत सवर्णे नाचा परो लोप्या, सूत्र कहता है एवर्ण के स्थान पर अर्थात पूर्व पद में ई होना चाहिए और उत्तर पद में ई को छोड़कर, एवर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण स्वर स्वर हो तो उसको ई के स्थान पर या आदेश होता है। तो बनेगा दध्यत्र नत्येसा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से सभी वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा नद्यत्र और नद्येसा। ये दोनों प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। ये अंतस्थ संधि का यानी कि यण संधि का मुख्य सूत्र हमारे बीच में है। एवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्या, अर्थात एवर्ण के सामने असवर्ण हो तो एवर्ण का या हो जाता है और पद का लोप नहीं होता, तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है दध्यत्र और नद्येसा। ये दोनों प्रयोग सिद्ध होने पर अब अगला सूत्र की स्थिति हमारे बीच में आती है मधु धन अत्र, मधु धन अत्र और बधु धन आसनम। ये ध्यान रखना, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है, यानी कि वर्ण के दो पद आ गए। नदी में दधी में छोटा ही था और नदी में बड़ी थी। अब यहाँ मधु छोटा हुआ है और बधु बड़ा हुआ है, माने कि वो वर्ण कहलाएगा। तो लिखिए मधु धन अत्र और बधु धन आसनम, मधु धन अत्र और बधु धन आसनम। ये दोनों पदों को लिखने पर अब इसका अनतिक्रमण करेंगे। मद धन उ धन अत्र और बद धन उ धन आसनम, मद धन उ धन अत्र और बद धन उ धन आसनम। इन दोनों पदों को अलग अलग रखने पर अब हमारे सामने सूत्र आता है मद धन उ धन अत्र बद धन उ धन आसनम। यहाँ पर पूर्व पद में उवर्ण है और सामने असवर्ण है। असवर्ण का मतलब है उवर्ण के सामने उवर्ण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आ अत्र में आ है और आसनम में भी आ है। तो यहाँ पर अगला सूत्र आता है व मुवर्णा, व मुवर्णा। ये सूत्र में 24 नंबर का सूत्र का भी
थोड़ा सा भाव लेना है और 44 नंबर के सूत्र का भी भाव लेना है। अब पूरा अर्थ क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं वर्ण, अर्थात उवर्ण के सामने, उवर्ण के सामने ऊपर के सूत्र से लेके आना है असवर्णे, उवर्ण के सामने असवर्ण के होने पर उवर्ण के स्थान पर वा होता है और नाचा परो लोप्या, ऊपर का जो 44 नंबर का सूत्र है कि पर का लोप होता है वो इसमें नहीं होगा, यानी कि मधु में रहने वाला जो ऊ है उसके स्थान पर वा आदेश होगा और बधु में रहने वाला जो ऊ है उसके स्थान पर भी वा आदेश हो जाएगा। तो वा आदेश होगा तो फिर उसके बाद में बनेगा मद धन वा धन अत्र, बद धन वा धन आसनम। अब इनको व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहेत से परस्पर में सभी वर्णों को मिलाया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा मध्वत्र, मध्वत्र और बदवासनम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। मध्वत्र और बदवासनम इन प्रयोगों का सिद्ध हो जाता है वह मुवर्णा। वह मुवर्णा सूत्र कहता है कि उवर्ण के स्थान पर वह आदेश होता है और वह आदेश हो जाएगा तो मधुवत्र का क्या बनेगा मधुवत्र और बधुवासनम का क्या बनेगा बदवासनम। ये प्रयोग दोनों लिखे हुए हैं 45 नंबर के नीचे, मधुवत्र और बदवासनम ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब तीसरा जो दूसरा अंतस्थ संधि का प्रयोग हो गया, यानी कि यह संधि का प्रयोग हो गया। अब फिर आता है पितृधन अर्था, मातृधन अर्था। इन दोनों प्रयोगों को आप लिखेंगे, पितृधन अर्था और मातृधन अर्था, इन दोनों प्रयोगों को आप लिखेंगे ऊपर। पितृधन अर्था 45 नंबर के सूत्र के नीचे, पितृधन अर्था और मातृधन अर्था, ये दोनों प्रयोगों को आपने लिखा पितृधन अर्था और मातृधन अर्था। यहाँ पर अनतिक्रमण करेंगे, पित धन ऋरी धन अर्था, मात धन ऋरी धन अर्था। तो यहाँ पर पित्त धन ऋरी धन अर्था और मात धन ऋरी धन अर्था, ये हमारे सामने प्रयोग है। प्रयोग होने पर जो ऋरी है ऋरी, उस ऋरी के स्थान के लिए अगला सूत्र आता है राम में वर्णा, राम में वर्णा, अर्थात रिवर्ण के स्थान पर, रिवर्ण के स्थान पर रा आदेश होता है, रिवर्ण के स्थान पर रा आदेश होता है। सामने असवर्ण के होने पर, सामने असवर्ण के होने पर और उस असवर्ण का लोप नहीं होता है तो ऋरी के स्थान पर राम में वर्णा, रिवर्ण के स्थान पर रा आदेश होता है, रा आदेश होता है और उसके रा के बाद में असवर्ण के होने पर परंतु उस असवर्ण का लोप नहीं होता है। तो जब ऋरी के स्थान पर रा आदेश करेंगे तो हमारी स्थिति हो गई है पित धन रा धन अर्था, मात धन रा धन अर्था। अब क्या करें, तो पूर्व में परिभाषा पढ़ी थी अपन ने परब व्यंजन मदाहा, पूर्व व्यंजन मुपरी और परब व्यंजन मदाहा, ये परिभाषा है हमने पीछे रिवर्ण अर सूत्र के अंतर्गत पढ़ी थी। तो यहाँ पर परब व्यंजन मदाहा का मतलब है कि व्यंजन के बाद यदि रा हो, पूर्व में व्यंजन हो तो पूर्व में व्यंजन क्या है ता, ता व्यंजन है, उसके बाद में क्या है रा, तो रा कहाँ जाएगा
कहते नीचे बैठेगा, ताके नीचे आके बैठ जाएगा और अर्था का आ उसमें मिल जाएगा, तो बन जाएगा मात्रर्था, मात्रर्था, पितृर्था। ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे, मात्रर्था और पितृर्था। यानी कि ऋ के स्थान पर रा होगा, सूत्र लगेगा र में वर्णा, और ऋ को रा करेगा, परिभाषा लगती है हमारी पर व्यंजन मदः, अर्थात व्यंजन के सामने रा हो तो वह नीचे आके बैठ जाता है। तो यार नीचे आके बैठ गया तो शब्द बनेगा पितृर्था मात्रर्था। अब ये अंतस्थ संधि का तीसरा प्रयोग सिद्ध हो गया। अब चौथा प्रयोग सिद्ध करते हैं, लिरि धन अनुबंधा और लिरि धन आकृति। लिरि धन अनुबंधा और लिरि धन आकृति, ये अंतस्थ वर्ण की अंतिम समाधि है, अंतिम संधि है। लिरि धन अनुबंधा और लिरि धन आकृति। यहाँ पर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, लिरि धन अनुबंधा और लिरि धन आकृति। अब यहाँ पर इतना विशेष ध्यान रखना, ये लामे रिरी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से स्वर है। आप इसका विक्रय मत करिएगा, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है, एक ही स्वर है। लिरि ये अपने आप में स्वर है, इसको ये मत समझना कि ये ला में रिरी बैठी हुई है, रा में रिरी नहीं है, ये है स्वतंत्र स्वर। इसका कोई अनतिक्रम्यन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अकेली एक ही है। लिरि धन अनुबंधा और लिरि धन आकृति। अब यहाँ पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, लम लिवर्णा। लम लिवर्णा 4-7 नंबर का सूत्र, लम लिवर्णा। अब ये लम लिवर्णा सूत्र जो हमारे बीच में आया, वो यही कहता है कि लिरि के स्थान पर ला आदेश होता है। तो जो लिरि थी उस लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा, यानी कि नीचे जो दिख रही थी आपको वह अलग हो जाएगी और केवल ला व्यंजन रूप में हमारे बीच में रहेगा दोनों जगह। और सामने अनुबंध का आ है, सामने आकृति का आ है, तो वो ला में आकर मिल जाएगा, आ में आकर मिल जाएगा, तो बनेगा लानुबंधा, बनेगा लनुबंधा। लनुबंधा और लाकृति, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात लिरि धन अनुबंधा, लिरि धन आकृति, ये दोनों के दोनों स्वर है, स्वर। और स्वर के सामने असवर्ण के आने पर उस लिरि के स्थान पर ला आदेश होता है। तो यहाँ लिरि के स्थान पर ला आदेश हो गया, तो बनेगा लनुबंधा। ये नीचे लिखा हुआ है लनुबंधा, और लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा तो बनेगा लाकृति। लनुबंधा और लाकृति, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो आज हमने अंतस्थ संधि के बारे में पूरा जाना। अंतस्थ संधि हमारी पूर्ण हो गई। यवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या, ये मुख्य सूत्र है हमारे। ई के स्थान पर या आदेश होता है, फिर वा मु वर्णा, उ के स्थान पर वा आदेश होता है, राम में वर्णा, ऋ के स्थान पर रा आदेश होता है, और लम लिवर्णा, लिरि के स्थान पर ला आदेश होता है। इस प्रकार से यह संधि आज की पूर्ण हो गई। अब आगे हम अयादि संधि हमारे बीच में आएगी, उस अयादि संधि की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा और अनुमति चाहते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, सबको वंदना, सबका यथायोग अभिवादन अभिवादन।